आज की कहानी का नाम है 14वां रिश्ता और इसे लिखा है मेरी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी ने। मैं शुरू से ही डूबता सूरज देखने की आदी थी, लेकिन अब जो मन ने आदत से खुद को बांधने लगा था तो लगा कि मुझे ये आदत छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जिंदगी चुटकी भर आदतों और मुट्ठी भर यादों के सिवा है ही क्या, मैंने सोचा, और दिसंबर के आसमान में फिसलता वो सूरज और भी खूबसूरत लगने लगा। तो मिस मोना, कल फाइनली आपका रिश्ता पक्का होने जा रहा है। मैंने छत की मुंडेर पर हाथ टिकाए हुए उस खूबसूरती से उदासी में उतरते हुए कहा। मुझे बुझते सूरज में अचानक माँ का वो विनती भरा चेहरा दिखने लगा। बेटा, हो सके तो इस बार प्लीज ना मत कहना। यही तो थी वो बात जो 27 की उम्र तक 13 रिश्तों को ना कह चुकी लड़की को 14वें रिश्ते के लिए हाँ कहने को मजबूर कर रही थी। वैसे आज तक रिश्तों को ना कहने के पीछे मेरे पास 2 वजह रही थी। पहली के पापा के गुजरने के बाद एक मैं ही तो बची थी माँ के पास। मेरे होते हुए भी कभी कभी वो इतना उदास हो जाती हैं कि पूरा पूरा दिन एक शब्द तक नहीं बोलती। पूरा दिन अपने कमरे में आराम कुर्सी पर आंखें मूंदे बैठी रहती। ऐसे में मेरा मन भला कैसे राजी होता उनको एकदम अकेली छोड़कर चले जाने का। लेकिन माँ शायद ये जानते हुए भी अनजान बनती थी। तभी तो आ रहा था कल 14वां रिश्ता। सब सोचकर मैंने एक लंबी सांस धरती से विदा लेते सूरज की तरफ छोड़ी और मुझे मेरी जमीन का वो चांद याद आ गया। हर रिश्ते को ना कहने की मेरी दूसरी वजह, अमित। तुम्हें मुझसे नहीं सिर्फ अपनी जिद से मतलब है, मैंने उसे कहा था और उसे परे धकेल कर चली आई थी जहां पल भर पहले वो सारी सीमाओं से आगे बढ़ने की जिद कर रहा था। वो सीमाएं जो मैंने हम दोनों के रिश्ते में तय कर रखी थी। उसने अपने आप को थोड़ा संभाल कर 2 बार मेरा नाम पुकारा था, मोना मोना, और फिर जहां मैंने धकेला था उस जगह पर जैसे बुत हो गया था। मैंने एक बार भी उसको पलट कर नहीं देखा था, लेकिन मैं उसका जमा होना महसूस कर सकती थी अपनी शिथिल हो चुकी धमनियों में और 72 की जगह केवल 12 बार धड़कते अपने दिल में। मैं घर लौट आई थी और घंटों तक उसके स्पर्श की याद भर से उंगलियों में कंपन महसूस करती रही थी। उस शाम मेरा शरीर बुखार से तप गया था। मेरी आंखें जरा भी नहीं खुल रही थीं, लेकिन प्रेम तब भी जाग रहा था। मैं उस अचेत अवस्था में पूरी चेतना के साथ अमित के बारे में सोच रही थी। मोना, ओ मोना, बेटा खाना ठंडा हो रहा है, अब आ भी जा नीचे। माँ की अचानक आई आवाज ने मुझे वापस आज में लाकर खड़ा कर दिया। मुझे पता था कि मैं चाहे उन बीते पलों को याद करती रहूं, लेकिन खाने की टेबल पर तो सिर्फ कल के सूरज की बातें होने वाली थी। किसी दूर समंदर में सूरज की तरह खोए मेरे मन से बेखबर बातें। मैंने अपने आप को थोड़ा संभाला और घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने घर की नहीं, अतीत की सीढ़ियां लांग रही थी और उसी का शोर मेरी पायलों में था। मुझे अचानक अपनी पायलों से चिढ़ होने लगी। मैंने खींचते हुए नीचे देखा। माँ मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे आते देखकर वो मुस्कुराई तो मैं भी मुस्कुरा दी। मैं जाकर कुर्सी पर बैठ गई और माँ ने खाना परोसना शुरू कर दिया। उनके बनाए खाने की महक आज पहली बार बेअसर लग रही थी। बहुत अच्छा घर है बेटा। लड़के के माँ बाप दोनों कॉलेज में लेक्चरार हैं और लड़का खुद आयकर विभाग में ऊंची पोस्ट पे है बेटा। माँ पापा वाली कुर्सी पर बैठी कह रही थी और मुझे लग रहा था जैसे पापा ही बोल रहे हों। लड़का तो हीरा है, हीरा। अच्छा तू खाना खा, मैं फोटो लाती हूँ उसकी। मैं उनकी बताई बातों के बजाय सोच रही थी कि उस रोज़, उस वाक़ये के बाद जब अमित के करीब आने का मैंने विरोध किया था, उसे खुद से परे धकेल दिया था, तब अगले दिन उसको सॉरी बोलकर आने के बाद मैं कितनी खुश थी। तब रात हो चुकी थी। रात यानी छत पर जाने का समय। हमारी छतें जुड़ी हुई नहीं थीं। उनके बीच करीब 5 छतें और थीं, लेकिन वो दिखा करती थीं। हम अक्सर कड़ी दोपहरों या ठंडी रातों में वहां से एक दूसरे को देखा करते थे और ये भी उसी की जिद होती थी। तुरंत मिलकर लौटती भी तो फोन करके कहता, मोना प्लीज ऊपर आओ ना, तुम्हें देखना है। अमित, अभी तुम्हारे पास से ही तो लौटी हूं, अभी क्या?
मैं बनावटी गुस्से से कहती और खुद ही बेसब्री से छत की तरफ भागती। इतनी दूर से हमारे मन में जमा छवि के अलावा कुछ दिखता नहीं था, लेकिन फिर भी वो पल किसी नज़दीकी से बढ़कर सुकून वाले होते। ये देख कितना प्यारा लगता है प्रणव, माँ ने एक तस्वीर मेरे आगे रखते हुए कहा। लेकिन उस पल में मेरी आंखों के आगे अमित छाया हुआ था। मैं नहीं देख पा रही थी उस तस्वीर में अमित के अलावा कोई चेहरा। जब मेरे लिए आंखों के सैलाब को थामे रखना मुश्किल हो गया तो मैंने थाली सरका दी। बस माँ मेरा हो गया, मैंने कहा और वापस सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। मैं एक बार फिर छत पर अकेली थी और महसूस कर रही थी ठंडी रात में उस सपने की खुशबू जो मैंने अमित की मोहब्बत में ठिठुरती किसी रात में देखा था। अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना। अंधेरा जैसे हवाओं पर लिखकर बता रहा था कि उस रात सपने में हम पेरिस की गलियों में थे। मैंने क्रीम कलर का इवनिंग गाउन पहना था और एक हाथ में गिटार था। अमित भूरे रंग के ऊनी कोट और काली हैट में मेरे साथ था। बिना कुछ बोले हम उस सुंदर शहर में बस चलते जा रहे थे। अचानक उसने कहा था, माय प्रिंसेस, माय एल्सा, कुछ कहो ना। उसके कहते ही मैंने सड़क के किनारे पड़ी बेंच पर बैठकर गिटार बजाना शुरू कर दिया। वो बिना कुछ और कहे मेरी धुन पर गुनगुनाने लगा। हमारे चारों ओर भीड़ जमा हो गई। भीड़ से बेखबर मेरी उंगलियां अमित के गाए गीत की धुन पर थिरकती रहीं और वो सचमुच मुझ में अपनी एल्सा देखते हुए गाता रहा। ठीक उसी पल पेरिस की हवाएं जैसे फूल बरसा रही थीं और भीड़ तालियां। हमने झुककर सबका अभिवादन किया और यूरोप के अगले शहर में अपना प्रेम जीने निकल गए। अंधेरे के खामोश होते ही मुझे याद आया कि अगले दिन जब मैंने उसको अपने सपने के बारे में बताया था तो वो बहुत खुश हुआ था। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था कि नहीं? आईफिल टावर के सामने हमने एक लंबा किस किया था कि नहीं? वो पूछ रहा था और मैं हर बार नहीं कह रही थी। मेरी ना से हार कर वो बच्चों की तरह उदास हो गया था और कहने लगा, मेरी एल्सा, मेरे लिए वो सपना दोबारा देखो ना। और फिर हम जोर जोर से हंसते रहे थे, इतना कि आंखों में आंसू ही आ गए थे। मैंने महसूस किया कि मेरी आंखें आज भी गीली थीं। मैंने अपनी शॉल को थोड़ा कसकर ओढ़ लिया। सामने खड़े शहतूत को देखते हुए मुझे अचानक ही वो सब याद आने लगा जो मुझे अमित के बारे में पसंद नहीं था। मेरी गर्दन पर रेंगती उसकी उंगलियां, कमर पर कसता हुआ उसका हाथ और मेरे अमूर्त प्रेम की सीमाओं को तोड़ने की उसकी लाखों कोशिशें। उस पर मेरी बेवकूफ़ी कि मैं हर बार नापसंदगी को नज़रअंदाज करके उन बातों पर ज़्यादा गौर करती जो मेरा दिल ही निकाल लिया करती थी, और उनमें से एक था उसका मुझे पुकारना। माय प्रिंसेस, माय मोना, वो कहता और मैं सच में खुद को किसी प्रिंसेस जितना खास महसूस करती। दिन बीतते जा रहे थे और उसका साथ एक नशे की तरह मेरी लत बनता जा रहा था। एक दिन न देखती उसे तो दम घुटने लगता था। जब तक संभव हो प्रेम दूरियां बर्दाश्त करता ही कहाँ है। सोचते सोचते मैं आज में वापस आई। रात काफ़ी हो चुकी थी और माँ की दवाई का वक्त भी हो गया था। बातें तो बहुत बाकी थी, लेकिन बीते पल उधेड़ती रात को वहीं छोड़कर मुझे नीचे आना ही पड़ा। मेरे और मेरी जिंदगी के बदल जाने के बीच शायद सिर्फ आज की रात बाकी थी। मैं नीचे आई तो माँ अपनी आराम कुर्सी पर बैठी थी। मैं एक बार तो डर गई कि कहीं माँ उदास तो नहीं है, लेकिन फिर जान में जान आई जब माँ ने रेडियो चलाने को कहा। मैंने रेडियो को माँ के पसंदीदा गानों वाले चैनल पर लगाया और उनको दवाई दे दी। दवाई खाकर माँ ने मेरी तरफ बड़े लाड से देखते हुए कहा, सुबह 9 बजे आ रहा है प्रणव। अगर तुम दोनों ने उसे पसंद कर लिया तो बाद में उसके घर वाले आएंगे। अच्छा, तुम टाइम से रेडी हो जाना। हाँ? मैं एक झूठी मुस्कुराहट की लकीर चेहरे पर खींचती हुई अपने कमरे में आ गई। नारंगी लपट सी जलती उस रात के बैकग्राउंड में गूंज रहा था 80 के दशक का कोई उदास गीत, और मुझे अनचाहे ही याद आ रहे थे वो दिन जिन्हें मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए था। उन दिनों हमारी प्यारी सी दुनिया में झगड़े बढ़ते जा रहे थे। अमित मौके बेमौके मेरे करीब आने की कोशिश करता और मेरे मना करने पर नाराज हो जाता। वो अपने प्यार का हवाला देता, मैं प्यार के मायने समझाती। वो करीबी की बात करता, मैं हदों को तय करती। मैं मन कहती, वो देह मांगता।
मैं उसे समझाने की कोशिश करती कि शरीर कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, इसकी एक पवित्रता है, एक सैंक्टिटी है, इसका अपना मन है। शरीर का अपना मन है और शरीर लक्ष्मण रेखाएं बनाता है, और यही शरीर जब खुद चाहता है तो अपने साथी के लिए लक्ष्मण रेखाएं तोड़ देता है। लेकिन वो नहीं समझता था कोई लक्ष्मण रेखाएं। मुझ पर अपने अधिकार को इन सारी लक्ष्मण रेखाओं के परे समझता था। तुम तो हो ही ऐसी बैकवर्ड। मैं पहले क्यों नहीं समझ पाया ये? एक दिन उसने कहा था और पार्क की बेंच पर मुझे अकेले बैठी छोड़कर चला गया था। मैं भरी आंखों से हल्के अंधेरे में खड़े शिरीष के पेड़ को देख रही थी और ये सोच रही थी कि मेरा प्यार शिरीष के फूलों जैसा ही तो है, इतनी आसानी से नहीं झड़ेगा। मुझे क्या पता था कि ये अमित की मेरे साथ बिताई आखिरी शाम है। मैं रोज उससे बात करने की कोशिश करती और हर रोज उसका कोई दोस्त फोन उठाकर कह देता, अमित नहीं है, बाद में करना। मैं मन मार कर रह जाती। उस दिन हफ्तों बाद खुश हुई थी मैं जब उसके दोस्त ने कहा था, आई विल हेल्प यू, कल उसका बर्थडे है ना, तुम तैयारी करो, मैं लाऊंगा उसे। कितनी बेचैनी और इंतजार था उस रात में। बेचैनी तो आज की रात में भी बहुत थी। आज की रात 14वें रिश्ते से मिलने से पहले की आखिरी रात। तभी तो पूरी रात भर की करवटों के बीच कब सुबह खिड़की से कमरे में उतर आई पता ही नहीं चला। मैंने आंखें मसलते हुए उस सुबह को देखा जिसमें माँ और जिंदगी दोनों मुझे कल से निकालकर आज से मिलाने के लिए दरवाजा खटखटा रही थीं। धरती पर उतरती धूप की तरह धीमे कदमों से जाकर मैंने दरवाजा खोला। गुड मॉर्निंग बेटा, हाथ में चाय का कप लिए खड़ी माँ ने कहा और अंदर आ गई। मैं अब भी दरवाजे पर खड़ी सामने हॉल में टंगी पापा की तस्वीर को देख रही थी। लो ये पहन लो तुम, माँ ने नीले रंग की रेशमी साड़ी मेरे कंधे पर सजाते हुए कहा और गैस पे दूध रखा है कहकर रसोई की तरफ चली गई। मैंने उस साड़ी की तरफ देखा, नीली साड़ी, और मुझे अमित का वो बर्थडे याद आ गया जब मैं पागलों की तरह सारी तैयारियां करके नीले रंग की ड्रेस में हॉल के गेट पर उसका इंतजार कर रही थी। 2 घंटे वेट करने के बाद भी वो नहीं आया तो मैंने उसे फोन किया। फोन उसी दोस्त ने उठाया और बोला, अरे आई वाज जस्ट जोकिंग बना, उसने कहा और एक साथ कई लड़कों के हंसने की आवाज आई। मैं बेसुध सी हो चुकी थी, सब मजाक था, मैं सिर्फ एक मजाक थी। उस शाम मैं सुनसान रहने वाले एक पार्क में घंटों अकेली बैठी रही थी। मेरे पैरों के तलवे जैसे ही हरी घास पर पड़े एक सिहरन हथेलियों तक दौड़ गई। घास से कुछ हरा रंग छिटक कर मेरे मन की हरी काई में घुल गया था। जीवन के हरेपन से ऊबकर मैं हथेलियों में रेगिस्तान खोजने लगी। जून की दोपहर में चमकता पीला रेगिस्तान, लेकिन हथेलियों में रेगिस्तान के बजाय उसका हाथ थाम कर बिताई खुशनुमा शामों की कुछ लकीरें थीं। सड़कों पर टहलते दिनों की हंसी के निशान थे और भी बहुत कुछ था जो बीत गया था, पर उसकी तीखी छुअन हथेलियों में जमी रह गई थी। चुभन से कराहते हुए मैंने मुट्ठी भींच ली। एक नज़र आसमान को देखा कि आंखों से अनछुए बादल बरस पड़े। मन तो किया कि मर ही जाऊं, लेकिन इतना आसान कहाँ होता है मरना। आज मैं शुरू से अंत तक सब कुछ सोचकर बीते दिनों के पन्नों को एक बार फिर पलटाकर पढ़कर नीली रेशमी साड़ी में शीशे के सामने एकदम उदास खड़ी थी। तभी डोरबेल बजी। मैंने दरवाजे की ओट से बाहर झांका। प्रणव हॉल में सोफे पर बैठा था और माँ से बात कर रहा था। मैं जितना देख पा रही थी उससे तय था कि वो शर्मीला लड़का तो बिल्कुल नहीं था। माँ के चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो बातें भी अच्छी कर रहा था। सब तो अच्छा था, लेकिन दिल था कि फिर भी बैठा ही जा रहा था। कहीं न कहीं आज भी राजी जो नहीं था अमित से आगे बढ़ने को। मोना बेटा चाय ले आओ तो, माँ की आवाज आई और मेरा मन जैसे ठिठक सा गया। अब मुझे खुद से डर लग रहा था कि कहीं इस बार भी मैं माँ को निराश न कर दूं। मैं यादों के पुलिंदे और अपने डर दोनों को समेटकर चाय की ट्रे के साथ हॉल में पहुंची। मुझे देखकर प्रणव के चेहरे पर एक सरल मुस्कान थी जिसका मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने चाय का कप उसकी ओर बढ़ा दिया। वो अब भी माँ से बातें कर रहा था। घंटे भर में वो माँ के साथ इतना घुल मिल गया था जैसे हमेशा से इसी घर में रहा हो।
बेटा जरा प्रणव को हमारा घर तो दिखा के आ जा, माँ ने मेरी तरफ देखकर कहा। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और उठकर प्रणव के आगे चलने लगी। वो चुपचाप मेरे पीछे पीछे चल पड़ा। हम पूरे घर का चक्कर चुपचाप ही लगाकर छत पर आ गए। मैं छत से भी चल ही रही थी कि उसकी आवाज़ ने मुझको रोक दिया। हाय, एक्सक्यूज मी, आई थिंक वी शुड टॉक। मैंने पलटकर सिर्फ इतना ही कहा और रुक गई। तुम कुछ परेशान दिख रही हो, एनी प्रॉब्लम? उसने पूछा और मैं हैरानी से उसको देखने लगी। इसे कैसे पता चला, मैंने सोचा। उसने अपनी भवें ऊंची करके फिर एक सवाल किया। नहीं नहीं तो, मैं आचकचाई। अच्छा, अब आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं, मैं ही शुरू करता हूँ। मैं 2 साल पहले तक एक बहुत सीरियस रिलेशनशिप में था। इतनी सीरियस कि किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इट्स ओवर नाउ। अब सब खत्म हो चुका है और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मूव ऑन। कोई एक रिश्ता खत्म होने पर जिंदगी रोक देना कोई समझदारी की बात तो नहीं ना, कहकर वो थोड़ा रुक गया। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, तुम्हें ये सब बताया क्योंकि तुम्हारे उदास चेहरे में मुझे तुम्हारा भी हाल कुछ मेरा जैसा ही लगा। एम आई राइट? मैंने उसे एक नीम चुप्पी और हैरानी से देखा। अच्छा चलो मत बताओ, पर एक रिक्वेस्ट है तुमसे। क्या? मैंने पूछा। जब हम दोनों ही अपने पास्ट से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं तो कैन वी हेल्प ईच अदर इन मूविंग ऑन? वो मुझसे मदद मांग रहा था और मैं उसमें अपने मन का कोई अक्स देख रही थी। उसकी कही बात अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। जाने क्यों मैं अचानक से थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। अतीत से वर्तमान की पगडंडी का हमसफर जो मिल गया था मुझे। यस ऑफ कोर्स, मैंने कहा और उसका चेहरा खिल उठा। आपका घर काफी अच्छा है, उसने नई बात शुरू की। मैं उसकी बातों से चमकती गुनगुनी धूप में देख रही थी एक बेहतर कल की उम्मीद और मुझे गले लगाने को बेताब खड़ी जिंदगी। और वो बोलता जा रहा था, तुम्हारी पसंद का रंग क्या नीला है? गजलें सुनती हो? नहीं? लॉन्ग ड्राइव, सनसेट या सुबह का तारा? बस इतनी सी थी ये कहानी।